टीजीटी की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन किड की बायोग्राफी। अच्छा, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो के अंत तक इनकी बायोग्राफी के साथ साथ हम इनके जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क हैं उनको भी डिस्कस करने वाले हैं एक ही वीडियो में, इसलिए जरूर देखिएगा लास्ट तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके जन्म की कि इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, इनका जन्म 31 अक्टूबर 1795 को लंदन के मूरगेट, जिसको अब फिंसबरी के नाम से जाना जाता है, वहां पर इनका क्या होता है, जन्म होता है। और अगर हम इनकी मृत्यु की बात करते हैं कि जॉन किड की डेथ कब हो जाती है, तो इनकी डेथ जो है वो 23 फरवरी 1821 को रोम इटली में हो जाती है। उस समय इनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं होती है, ये अपनी यंग एज में ही इनकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, मात्र 25 वर्ष 4 महीने की उम्र में। ठीक है, अब इनको कौन से कब्रिस्तान में दफनाया गया था, तो इनको जो बरीड किया गया था वो कहा, प्रोटोस्टेट। ठीक है, उस कब्रिस्तान का नाम था प्रोटोस्टेंट कब्रिस्तान, जो कि रोम में है। ठीक है, वहां पर इनको क्या कर दिया था, दफन कर दिया था। ठीक है, इनके माता पिता की अगर हम चर्चा करें तो इनके पिता का नाम क्या था, थॉमस किड था, जो कि एक स्टेबल कीपर थे। सर, ये स्टेबल कीपर क्या होता है, जो घोड़ों के अस्तबल की देखभाल करते हैं उनको हम स्टेबल कीपर कहते हैं। इनकी माता का नाम क्या था, फ्रांसिस किड था। तो माता जी का भी नाम आपको ध्यान बनाए रखना है। एजुकेशन की अगर हम चर्चा करें तो एजुकेशन दो जगह है, आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है। एक तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो कहां से हुई थी, जॉन क्लार्क्स स्कूल से, एनफील्ड में जो की है। और दूसरा हायर एजुकेशन की अगर हम बात कर लें तो गाइज हॉस्पिटल लंदन। यानी कि दो जगहों के नाम आपको ध्यान बनाए रखना है। एक जॉन क्लार्क्स का स्कूल जो कि एनफील्ड में है, दूसरा गाइज हॉस्पिटल जो कि लंदन में है, जहां से जॉन कीट ने शिक्षा प्राप्त की है। लव अफेयर की बात करें तो यहां पर भी आपको दो लोगों को ध्यान बनाए रखना है। दो लोगों के साथ इनके प्रेम संबंध रहे थे, यानी कि दो लोगों के साथ इनका लव अफेयर रहा था। पहला नाम था इजाबेला जोन्स और दूसरा नाम था फैनी ब्राउन। ठीक है, फैनी ब्राउन की चर्चा आपने बहुत सारे इनके वर्क्स में भी सुनी होगी। एक वर्क का नाम मैं लेता हूं, ला वेल्डेम संस्मर से, जो कि सभी ने पढ़ी होगी। ठीक है, अगला ऑक्युपेशन की बात करें तो ये रोमांटिक पोइट ऑफ यंगर जनरेशन, यानी कि जो यंगर जनरेशन के जो पोइट्स थे उसके उसमें इनका भी एक नाम आता है, जॉन किड का भी नाम है। ठीक है, ओल्ड जनरेशन और यंगर जनरेशन, जो कि रोमांटिक एज डिवाइड है। तो यंगर जनरेशन में जॉन किड का नाम बहुत जोर शोर से लिया जाता है। तो ये रोमांटिक पोइट, ध्यान बनाए रखना, रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। अगला अगर हम बात करते हैं, जॉन किड वाज द एल्डेस्ट ऑफ फोर सर्वाइविंग चिल्ड्रन। हिज यंगर सिबलिंग्स वर जॉर्ज, थॉमस एंड फ्रांसिस मैरी। अब देखो, बात यह है कि जो जॉन किड थे ना, वो अपने परिवार के चार बच्चों में सबसे बड़े थे। और उनके जो छोटे भाई का नाम क्या था, छोटे भाई बहन जिसमें जॉर्ज, थॉमस, फ्रांसिस, मैरी ये थे। तो जॉर्ज, थॉमस, फ्रांसिस, मैरी, तीन ये, और चौथे कौन थे, जॉन किड थे। ठीक है, जिसमें मैरी का आप चर्चा हमेशा सुनते रहते हो कि जॉन किड के साथ में मैरी की भी चर्चा रहती है। अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, अगला पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो क्या है, इन 1803 ही बिगेन हिज स्टडीज, यानी कि 1803 में इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया था एट अ स्मॉल स्कूल इन एनफील्ड इंग्लैंड, रन बाय अ मैन नेम्ड जॉन क्लार्क। इंपॉर्टेंट है कि 1803 में उन्होंने इंग्लैंड के एक एनफील्ड में स्थित जॉन क्लार्क एक नाम का व्यक्ति था, उसके द्वारा एक छोटा सा विद्यालय संचालित किया जाता था जिसमें ये पढ़ाई करते थे। ठीक है, ऊपर हमने आपको बताया था कि उस स्कूल का क्या नाम है। अगला नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो 1803 के बाद हम कहां पहुंचेंगे, 1804 में, यानी कि अप्रैल 1804 में व्हेन ही वाज 8, अब इनकी उम्र 8 साल हो गई है। हिज फादर डाइड फ्रॉम अ स्कल फ्रैक्चर सफर्ड व्हेन ही फेल फ्रॉम हिज हॉर्स। क्या हुआ कि 1804 में जब वे 8 वर्ष के थे तो इनके पिता की घोड़े से गिरने के कारण सिर में गंभीर चोट लगने से मृत्यु हो जाती है। अब समझिए, जबकि इनका पूरा का पूरा परिवार जो है टीबी की बीमारी से जूझता हुआ, यानी कि टीबी की बीमारी से मृत्यु होती है, लेकिन इनके पिता की जो मृत्यु होती है ना, वो अलग तरीके से होती है। कैसे, घोड़े से गिर जाने से इनके पिता के सिर में क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, और जिसकी वजह से इनके पिता की 1804 में मृत्यु हो जाती है। और उस समय जॉन किड बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, मात्र उनकी उम्र कितनी होती है, 8 साल होती है। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे किसकी, मार्च 1810 की, वेन ही वाज 14, यानी कि अब ये 14 साल के हो गए हैं 1810 में। हिज मदर डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, मैंने क्या बताया, इनकी माता की भी मृत्यु किससे होती है, ट्यूबरक्लोसिस से। और आगे चल करके जॉन किड की भी मृत्यु कंजप्शन से ही होती है, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी से ही हो जाती है। दिस सेम ईयर
ही लेफ्ट क्लार्क स्कूल, और उसी साल 1810 में इन्होंने क्या करा, क्लार्क का स्कूल जो है वो छोड़ दिया और अप्रेंटिस विद थॉमस हेमंड अ सर्जन एंड अपोथेकेरी। अर्थात यहां पे दो चीजें आपको समझने वाली हैं जिसको नोट पॉइंट करना है कि 1810 में, मार्च 1810 में जब ये 14 वर्ष के थे तो इनके पिता की जो है टीबी से मृत्यु हो गई, और उसी वर्ष उन्होंने क्लार्क का स्कूल छोड़ दिया और थॉमस हेमंड जो कि एक सर्जन और औषधि विक्रेता कह सकते हो, उनके यहाँ ये अप्रेंटिसशिप करना शुरू कर दिया था। अप्रेंटिसशिप क्या होता है, प्रशिक्षण लेना, ठीक है। तो किसके यहाँ, अब क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि जॉन कीट ने किसके यहाँ से प्रशिक्षण लेना, अप्रेंटिसशिप सीखना शुरू किया था, तो नाम हमेशा जुबान पर रहना चाहिए आपके, थॉमस हेमंड। और थॉमस हेमंड क्या थे, ये एक सर्जन थे और इनका एक मेडिकल का दुकान था, यानी कि वहीं पर दवाइयां वगैरह बेचा करते थे, औषधि विक्रेता थे, ये कह सकते हो। 1814 की अगर हम बात करें, अब इनकी उम्र 19 साल हो गई है और ही मेड फर्स्ट अटेम्प्ट एट राइटिंग वर्स एंड इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। क्या हुआ कि 1814 में जब ये 19 साल के थे तो उन्होंने पहली बार कविता लिखने का प्रयास किया था और उनकी पहली रचना थी जिसका नाम था एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। क्लियर है ना। अब आगे देखो 1815 में क्या हुआ। 1815 में ही रजिस्टर्ड हिमसेल्फ एज अ मेडिकल स्टूडेंट एट गाइज हॉस्पिटल इन लंदन। 1815 में उन्होंने लंदन का एक गाइज हॉस्पिटल था जिसमें चिकित्सा यानी कि मेडिकल के छात्र के रूप में प्रवेश लिया, और 1816 में, यहीं से आपको ये पूरा पॉइंट मैं क्लियर कर देता हूं, 1816 में ईट सॉरी कीट्स रिसीव्ड हिज अपोथेकेरीज लाइसेंस। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अपोथेकेरी का जो लाइसेंस, अपोथेकेरी क्या होता है, ये औषधि विक्रेता का जो लाइसेंस होता है, मेडिकल चलाने का जो लाइसेंस होता है, वो जॉन कीट को मिला था 1816 में, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि सेम ईयर ली हंट पब्लिश्ड कीट्स सोनेट ओ सॉलिट्यूड इन हिज मैगजीन द एग्जामिनर। इट वाज हिज फर्स्ट वर्क प्रिंटेड। समझना इंपॉर्टेंट है कि इनको मेडिकल चलाने का लाइसेंस 1816 में मिला और 1816 में ही एक ली हंट नाम के पब्लिशर कह सकते हो, ये भी बहुत अच्छे जो है पोइट भी रहे हैं, ठीक है, राइटर भी रहे हैं। उसी वर्ष ली हंट ने अपनी पत्रिका द एग्जामिनर में कीट्स के सोनेट, और उस सोनेट का नाम था ओ सॉलिट्यूड, उसको पब्लिश किया था। ये इनकी पहली प्रकाशित रचना थी, तो कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा कि ली हंट के द्वारा इनकी पत्रिका दी एग्जामिनर में कीट्स का सबसे पहला सोनेट ओ सॉलिट्यूड जो है वो प्रकाशित हुआ। अब हम 1817 में पहुंचेंगे, डेट बाय डेट क्रोनोलॉजिकल आप समझते रहिएगा, मजा आएगा आपको। इन 1817 केम द फर्स्ट वॉल्यूम पोएम्स। 1817 में इनका पहला कविता संग्रह जिसका पोएम्स नाम था प्रकाशित हुआ, जिसमें आई स्टूड टिप टॉय, स्लीप एंड पोएट्री, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन होमर जैसी बहुत अच्छी फेमस कविताएं जो हैं इनकी रचनाएं शामिल रही थी। इन अप्रैल 1880, अब हम किस पर जाएंगे, 1818 में इंडायमियन वाज पब्लिश्ड बाय टेलर एंड हेसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अप्रैल 1818 में इंडायमियन प्रकाशित हुई थी, और इस इंडायमियन को किसके द्वारा पब्लिश कराया गया था, टेलर और हेसी के द्वारा पब्लिश कराया गया था। पब्लिश इनके द्वारा कराया गया था, लेकिन इंडायमियन वर्क किसका था, जॉन किट का, ठीक है। दी सेम ईयर इन सितंबर ही मेड फैनी ब्राउन। अब आती है कहानी इनकी प्रेमिका की जिनका नाम था फैनी ब्राउन, यानी कि फैनी ब्राउन से इनकी मुलाकात 1818 में होती है, सितंबर 1818 में ये कह सकते हो, क्योंकि सितंबर 1800 अप्रैल 1818 में इंडायमियन आई थी इनकी, और अप्रैल के बाद सितंबर 3-4 महीने बाद इनकी मुलाकात किससे होती है, फैनी ब्राउन से होती है, ठीक है। और अब हम 1 दिसंबर 1818 की बात करेंगे। 1 दिसंबर 1818 हिज यंगर ब्रदर टॉम कीट्स डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। समझिएगा, 1 दिसंबर 1818 को इनके एक छोटे भाई थे जिनका नाम था टॉम कीट्स, उनकी भी मृत्यु टीबी से होती है। समझ में आया। पिता की मृत्यु घोड़े से गिर करके सर में क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, उसकी वजह से हो जाती है। लेकिन माता की मृत्यु कैसे होती है, वो भी ट्यूबरक्लोसिस से होती है। इनके छोटे भाई टॉम कीट्स की मृत्यु भी कैसे हो जाती है, टीबी से हो जाती है, और 1818 में हो जाती है। अब 1818 के बाद जॉन किट का सबसे इंपॉर्टेंट साल, और इस साल इन्होंने धुआंधार ओड लिखे थे, ठीक है। द ईयर 1819 वाज द ईयर ऑफ हिज ग्रेट ओड्स, यानी कि 1819 उनके महान ओड्स का वर्ष था।
कहते नहीं इस साल इन्होंने ओड इतने ज्यादा ओड्स लिखे, ठीक है, और इसी वर्ष उन्होंने कौन कौन से इंपॉर्टेंट ओड लिखे थे उनके नाम जरा सुन लीजिएगा। जैसे ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, जो कि एल्टी ग्रेड में भी लगा हुआ है, ओड ऑन इंडोलेंस, ओड ऑन मलंकली, ओ टू नाइटिंगल इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, ओ टू साइकी, ओ टू ऑटम, ठीक है, ये सब इन्होंने लिखी थी, जिसमें टू ऑटम इनका क्या थी, अंतिम ओड रही थी, ठीक है। अब 1819 में ही अभी हम रहेंगे। 1819 में कीट रोड द ईव ऑफ सेंट एग्नीज, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि पीजीटी के एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। यही कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे ओ टू नाइटिंगेल है, ओड ऑन ग्रेसियन आना है, ठीक है, ओ टू मलंकली से कभी कभी पूछ लिया जाता है, ईव ऑफ सेंट एग्नीज से लामिया है, ला बेल्डिमसंस मर्सी है, हेपेरियन है, ओथो द ग्रेट है, यानी कि सभी कुछ इनके जो रचनाएं हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आपको हमेशा देख करके जाना है। तो हम इसकी चर्चा कर रहे थे इस वाले पॉइंट की कि 1819 में कीट रोड द ईव ऑफ सेंट एग्नीस, ला बिल्डिंग सन्स मर्सी, हेपेरियन, लामिया, ओथो द ग्रेट नामक नाटक भी लिखे थे, और इस नाटक की उस समय आलोचना हुई, जिसका मंचन 1850 तक नहीं हुआ था, ठीक है। अब हम 1819 में आगे थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं, क्योंकि 1818 में तो इनकी मुलाकात होती है, और कीट वाज एंगेज टू फैनी ब्राउन। 1819 में कीट, जो कीट्स की फैनी ब्राउन से क्या हो जाती है, एंगेज्ड हो जाते हैं, यानी कि सगाई हो गई। तो फैनी ब्राउन से इनकी सगाई कब हो जाती है, 1819 में, लेकिन जॉन कीट की किस्मत में फैनी ब्राउन नहीं थी, फैनी ब्राउन इनको छोड़ करके चली जाती हैं, ठीक है, हालांकि इनकी शादी नहीं हो पाती है, खाली सगाई ही होती है। आगे हम लोग बात करेंगे दी फाइनल, क्या है अगला पॉइंट हमारा, क्या है ये वाला है, दी फाइनल वैलूम किड्स लिव टू सी लामिया इसाबेला दी eve of Saint Agnes and other poems was eventually published in July 1820 by Teller and Hesse। अब बोला यह गया है कि फाइनल बैलूम में उनके जीवन काल में प्रकाशित अंतिम जो कविता संग्रह था, जिसमें लामिया इसाबेला, ईव ऑफ सेंट एग्नीस और अदर पोएम्स थी, जो कि जुलाई 1820 में प्रकाशित हुई थी, ऑन सितंबर 1820 की अगर हम बात करते हैं, ऑन डॉक्टर्स एडवाइस, डॉक्टर की सलाह पर कीट सेल टू रोम विद हिज फ्रेंड, यानी कि कीट जो है वो रोम चले जाते हैं और अपने दोस्त के साथ, अपेंटर जोसेफ सेवर्न। बोला गया है 17 सितंबर 1820 को डॉक्टर की सलाह पर जॉन कीट्स अपने मित्र और एक चित्रकार कह सकते हो, बहुत अच्छे मित्र भी थे इनके, और वो चित्रकार थे, पेंटर थे, जिनका नाम था जोसेफ सवर्न, इनके साथ रोम चले गए, ठीक है। और कई बार पूछा जाता है कि रोम में जब इनकी मृत्यु हुई थी तो किसकी गोद में हुई थी, तो ध्यान बनाए रखना, जोसेफ सवर्न नाम अपने दिमाग में, इन्हीं की गोद में इन्होंने अंतिम सांस ली थी। अगला, ही डाइड इन रोम। अब वही बात आ गई कि 23 फरवरी 1821 को रोम में उन्होंने अपने मित्र, जिनका नाम था जोसेफ सेवन, की गोद में अंतिम सांस ली, ठीक है। यही बात अभी हम बता रहे थे कि किसकी गोद में अंतिम सांस ली थी, तो इन जोसेफ सेवन, एंड वाज बरीड, और इनको दफन कर दिया गया था प्रोटेस्टेंट सेमेट्री में, कब्रिस्तान में इनको दफन कर दिया गया, और ये कब्रिस्तान कहाँ है, रोम में है। सवान एंड ब्राउन इरेक्टेड द स्टोन which under a relief of a lyre with a broken string includes the epitaph। सवन और ब्राउन ने उनकी कब्र पर एक स्मारक पत्थर स्थापित किया था, दोनों लोगों ने। बात समझ में आ रही है कि सवन और ब्राउन ने उनकी कब्र के ऊपर क्या किया था, एक पत्थर का स्मारक स्थापित कर दिया, जिस पर टूटी हुई तारों वाली बीड़ा, लायर, देखो एक शब्द दिया है, ये अलायर है ना। तो जो टूटी हुई तारों वाली एक बीणा थी, लायर थी, उसका चित्र बना हुआ था, और जिस पर लिखा था हियर लाइज वन हुज नेम वाज रिटन इन वाटर। क्या लिखा था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, अपने दिमाग में अभी से छाप लीजिए, खूब पूछी जाती हैं एग्जाम में, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला, ठीक है, कि जॉन कीट की कब्र के ऊपर जो शब्द अंकित है एपिटाफ के रूप में, वो कौन से हैं, तो हियर लाइज वन हुज नेम वाज रिटन इन वाटर। यहाँ वह व्यक्ति विश्राम कर रहा है जिसका नाम पानी पर लिखा गया, अर्थात उनका मानना था उनका नाम शायद लंबे समय तक याद नहीं रखा जाएगा, जबकि बाद में वे विश्व के महान कवियों में गिने जाएंगे। इस सेंस में ये लाइनें, इस शब्द लिखे गए थे। अब हम कुछ नोट पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। नोट पॉइंट में क्या लिखा गया है, ऑल वर्क्स ऑफ कीट वर पब्लिश्ड इन 3 इयर्स। ज्यादातर इनके जो वर्क थे वो 1817 से लेकर के 1820 के बीच में ही पब्लिश किए गए थे, ठीक है। इतना ध्यान बनाए रखना, कीट्स की लगभग सभी रचनाएं 1817 से 1820 के
केवल 3 वर्षों के भीतर प्रकाशित हुई थी, जिसमें लॉकहार्ट इन हिज पॉपुलर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध ब्लैकबोर्ड मैगजीन रेफर टू किड्स ग्रुप जैसे हंट, हैजलिट, कीट एज कॉकनी पोइट। यहाँ पे ये जो है ये पॉइंट जो है इनका बहुत समझने वाला है, जरा ध्यान से समझिए, मैं प्यार से समझाता हूँ। ब्लैकबोर्ड मैगजीन में लॉकहार्ट एक पब्लिशर थे जिन्होंने ब्लैकबोर्ड मैगजीन में, कौन व्यक्ति था? लॉकहार्ट। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, लॉकहार्ट। मैगजीन कौन सी? ब्लैकबोर्ड्स मैगजीन। इसमें 3 कवियों के नाम हैं, जॉन कीट, ली हंट और हैजलिट के समूह को कॉकनी पोइट के रूप में कहा था। तो कॉकनी पोइट के रूप में कौन सी मैगजीन में कहा गया? ब्लैकबोर्ड मैगजीन में। किसके द्वारा? लॉकहार्ट के द्वारा। बिकॉज ऑफ देयर लैक ऑफ एजुकेशन, नॉन फॉर्मल राइमिंग एंड लो डिक्शन, ऐसा इनको कॉकनी स्कूल यानी कि कॉकनी पोइट के ग्रुप में इन तीनों को इसलिए रखा गया था। और ये भी कह सकते हो कि लॉकहार्ट ने ऐसा इसलिए कहा इनके बारे में क्योंकि उनके बारे में ऐसा माना जाता है कि उनकी जो शिक्षा थी, जो एजुकेशन था, वो बहुत ज्यादा सीमित था। ठीक है, उनके अंदर शिक्षा की कमी थी। उनकी जो फॉर्मल राइमिंग थी या लो डिक्शन कह सकते हो, यानी कि जो तुकबंदी होती है ना, वो बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल नहीं थी, बहुत ज्यादा पारंपरिक नहीं थी। और उनकी जो भाषा थी वो भी बहुत सामान्य और सरल थी, लो डिक्शन कह सकते हो। और इसी वजह से लॉक हार्ट ने जो है इनको कीट, लीहंट और हैजलिट को कॉकनी पोइट बोल दिया। अब आगे, इतना तो हम समझा ही चुके हैं, अब इतना और समझे क्या यार, ऐसे ये देखो। अब क्या है, दे हैड अटेंडेड ईटन, हैरो, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज एंड दे वर नॉट फ्रॉम द अपर क्लासेस। उन्होंने ईटन, हैरो, ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, वे उच्च वर्ग से भी नहीं थे। और इसीलिए लॉकहार्ट ने इनको क्या बोल दिया? कॉकनी पोइट बोल दिया। ठीक है, अब इनके कुछ मेजर वर्क देख लो जॉन कीट के, जो कि आपको ध्यान बनाए रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें 1817 में इनका पोइम्स करके बैलूम आया था, एक पोएटिक बैलूम कह सकते हो। ठीक है, इसके बाद 1818 में इंडामियन अ पोएटिक रोमांस, 1818 में ही हिपेरियन अ फ्रेगमेंट आया था, 1819 में ओथो द ग्रेट आया था, 1819 में फॉल ऑफ हिपेरियन अ ड्रीम आया था। इसके बाद अगर हम 1820 में बात करें तो लामिया, इसाबेला, सेंट ऑफ एग्नीस एंड अदर पोइम्स आई थी इनकी। अब जॉन कीट के कुछ मोस्ट फेमस ओड हैं जिनको आपको पढ़कर जाना है। 1819 में ये सभी ओड इनके आए हैं। ओड टू नाइटिंगेल है, ये सभी 1819 में आए हैं। ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न है, ओड टू साइकी है, ओड टू ऑटम है, ओड टू मलंकली है। ठीक है, ये सभी 1819 में। ओड टू एंडोलेंस है। ठीक है, ओड टू फैंसी है। रॉबिन हिड टू अ फ्रेंड है। फिर 1815 में ओड टू अपोलो है। ये सब इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क थे। ठीक है, अब हम इनकी कुछ पोइम्स की चर्चा करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और ये पोइम्स आपको ध्यान बनाए ही रखना है। माफ करना। ठीक है, जैसे टू होप, अब मैं यहां पर ऐसे, जैसे टू होप है, इसके बाद में ऑन डेथ है, टू सम लेडीज है, स्लीप एंड पोएट्री है, हिम टू अपोलो है। ये इनकी कुछ पोइम्स के नाम है। जैसे इमिटेशन ऑफ स्पेंसर है। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइम्स के नाम का ही जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। वैसे तो लिखा तो बहुत कुछ है इन्होंने, 4 सालों में ही, 2-3 सालों में ही। अगला द ईव ऑफ सेंट एग्नीज है। ठीक है, कैलिडोर ऑफ फ्रैगमेंट है, 3 सॉनेट्स ऑन वुमेन, वुमेन, वाइन एंड स्नफ। अगला फिल फॉर मी अ ब्रिमिंग बाउल, इजाबेला द पोर्ट ऑफ बेसिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इजाबेला द pot of basil. I stood tiptoe upon a little hill, specimen of an induction to a poem. ये इनके क्या हैं? इंपॉर्टेंट पोइम्स के नाम हैं। ठीक है, तो इनको भी आपको क्या करना है? ध्यान बनाए रखना है। अब हम इनके कुछ पॉपुलर सोनेट की बात करते हैं। उन सोनेट्स में इनके कुछ इंपॉर्टेंट सोनेट हैं, जैसे ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन होमर, आपको बहुत ध्यान बनाए रखना है। ब्राइट स्टार जो है, जो कि इनका लास्ट सोनेट कहा जाता है, उसको बहुत ध्यान बनाए रखना है। तो ये क्या है? इनके कुछ इंपॉर्टेंट, ये दो तो तुम्हें, इनके जो 2 सोनेट है, ये कौन सा? ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन होमर और ब्राइट स्टार। ठीक है, ये 2 सोनेट जरूर ध्यान बनाए रखना, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी की चर्चा हम आपके साथ करते हैं। हमने कहा ये सभी सोनेट के नाम है, जैसे कॉस्कियोस्को, 1 मिनट, तो पहला कौन सा है? ठीक है, कोसियस्को। इसके बाद में सोनेट ऑन पीस, सोनेट ऑन ब्राउन,
बायरन कह सकते हो, ठीक है, सोनेट ऑन पीस हो गया, सोनेट टू बायरन हो गया, टू माई ब्रदर्स हो गया, सोनेट टू स्पेंसर हो गया, सोनेट टू चैटर्टन हो गया। ये सभी इनके इंपॉर्टेंट सोनेट हैं। ऑन दी सोनेट हो गया, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हम आपको बता देंगे, जिसे आपको पढ़ना है डिटेल से लाइन बाय लाइन। टू माई ब्रदर जॉर्ज हो गया, एड्रेस टू हैडन हो गया, ऑन द ग्रासोपर एंड क्रिकेट हो गया, हैप्पी इज इंग्लैंड, आई कुड बी कंटेंट, टू अ फ्रेंड हु सेंट मी सम रोजेज। ये सभी इनके सोनेट्स के नाम हैं। इसके बाद में सॉलिट्यूड, इफ आई मस्ट विद द ड्यूल, व्हेन आई हैव फियर्स दैट आई मे सीज टू बी, ये भी इनका सोनेट है। अब जो इंपॉर्टेंट सोनेट है वो ये है, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन होमर, ये इनका इंपॉर्टेंट सोनेट है जो कि आपको पढ़ना है अच्छे से। रिटन ऑन द ड्यूटी दैट मिस्टर ली हंट लेफ्ट प्रेजेंट, ये भी इनका एक सोनेट का नाम है, ठीक है। अब हम एक एक करके, अब इसमें हमने आपको ब्राइट स्टार की बात बताई थी, ठीक है, जिसे आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है, ये भी इनका एक इंपॉर्टेंट सोनेट है। अब मैं कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और उन पर क्या करेंगे, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। शॉर्ट नोट है बहुत छोटे छोटे, जिनको आपको ध्यान बनाए रखना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडेमियन की, ठीक है। इंडेमियन की बात करते हैं, ये 1818 में आई है। ये कविता जो है वो किसमें लिखी गई है, आयम्बिक, यानी कि पोएम रिटन इन राइमिंग कपलेट इन आयम्बिक पेंटामीटर। राइमिंग कपलेट और आयम्बिक पेंटामीटर का इसमें यूज हुआ है, जिसको हम हीरोइक कपलेट भी कहते हैं। बिगिन विद द लाइन, और इस की शुरुआत होती है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि सौंदर्य की प्रत्येक वस्तु सदा के लिए आनंद का स्रोत नहीं होती। ये, और ये जो थिंग ऑफ इंडेमियन की अगर हम बात करें, तो ये 4 भागों में विभाजित एक लंबी कथात्मक कविता है, ठीक है। ये कितने भागों में डिवाइड है, 4, अरे सॉरी, हाँ, 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। और इसमें चर्चा होती है ग्रीक मिथ ऑफ लव ऑफ द मून गॉडेस सिंथिया एंड ग्रीक शेफर्ड इंडामियन। अब यहाँ पर दो चीजें आपको समझना है, इसमें एक यूनानी चंद्र देवी होती है जिनका नाम होता है सिंथिया, और एक यूनानी चरवाहा होता है जिसका नाम होता है एंडेमियन, ठीक है। इनकी प्रेम कथा बताई जाती है, इनकी प्रेम कथा का वर्णन किया गया है इसमें। इसमें अन्य कुछ प्रेमी युगल भी होते हैं, जैसे वीनस एंड एडोनिस होता है, ग्लॉकस एंड सिक्ला होता है, यूरेट यूरेथूसा और अल्फियस, इन सब का भी उल्लेख इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो किसका, इन सब का, जिनको अभी हमने चर्चा किया था, इन सब का उल्लेख आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। अब आगे हम बात करते हैं कि इसके प्रीफेस में जो जॉन कीट है वो लिखते हैं, इंडेमियन कोई पूर्ण उपलब्धि नहीं है, बल्कि एक यूनानी पौराणिक कथाओं का अंतर्निहित सौंदर्य पर प्रस्तुत करने वाला एक असफल प्रयास था। और ये जो कविता है ना, ये पूरी की पूरी इंडेमियन पोएम जो है वो किसको डेडिकेट की गई है, ये बात ध्यान बनाए रखना, थॉमस चैटर्टन को डेडिकेट की गई है, ठीक है। तो अगर पूछे कि इंडेमियन पोएम जो है किसको डेडिकेट की गई, तो थॉमस चैटर्टन। इट वाज क्रिटिसाइज्ड इन ब्लैकबोर्ड मैगजीन एंड क्वार्टरली रिव्यू। अब ये भी ध्यान बनाए रखना है कि ब्लैकबोर्ड मैगजीन और क्वार्टरली रिव्यू में इसकी कड़ी आलोचना की गई है। अब हम किसका दूसरा इनका इंपॉर्टेंट वर्क है, कौन सा, लामिया। चलो अब हम लामिया भी देख लेते हैं। अगर लामिया की बात करते हैं तो लामिया कब आती है, 1820 में आती है। ये भी एक कथात्मक कविता है जो कि बर्टन की पुस्तक द अनाटॉमी ऑफ मेलंकली पर आधारित है। इसमें बताया गया है एक देवता होते हैं हर्मीस, एक अत्यंत सुंदर अप्सरा की खोज करते हैं इसके अंदर, लामिया के अंदर। और खोज के जब ये खोज ही रहे होते हैं उसी समय इन्हें लामिया मिलती है, जो सांप के रूप में फंसी हुई होती है। ये कविता लाइसियस और लामिया के दुखद प्रेम का विनाशकारी कहानी को प्रस्तुत करती है। तो इसमें दो चीजें आपको ध्यान बनाए रखना है, ठीक है। एक लाइसियस का नाम ध्यान बनाए रखना है, ये वाला लाइसियस नाम ये है, और लामिया ये है, ठीक है। इनके बीच कहानी दिखाई जाती है। और दूसरा जो लामिया होती है वो क्या होती है, एक सरपेंट होती है, ठीक। अब अगली पोइम हमारी कौन सी है, इजाबेला दी पोर्ट ऑफ बेसिल, जो कि कब आती है, 1820 में आती है। यहाँ पे 11820 लिख गया, ऐसा नहीं है, 1820, ध्यान इसे पढ़िएगा। क्या पढ़ेंगे आप लोग, 1820। इजाबेला आर दी पोर्ट ऑफ बेसिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी एक इनकी। दूसरी चीज इसमें क्या, ये एक नरेटिव पोइम है, जॉन कीट के द्वारा इसको लिखा गया है। और इसकी कहानी को किससे अडॉप्ट किया गया है, बोकासियो की डेकामोरान से इसको अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। ट्रेजिक टेल ऑफ लव बिटवीन लोरेंजो एंड इसाबेला। अब
इसमें लोरेंजो और इजाबेला की दुखद प्रेम कहानी को दिखाया जाता है। तो दो पॉइंट इसमें ध्यान बनाए रखना है, एक तो इजाबेला का दो अनादर टाइटल पोर्ट ऑफ बेसिल, ठीक है, कब आई है, 1820 में आई है, कैसी पोइम है, नैरेटिव पोइम है, ठीक है, और किस कहानी पर आधारित है, तो बोकासियो की प्रसिद्ध कृति डेकामोरन, बोकासियो की एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है डेकामोरन, ठीक है, उस पर उसकी कहानी पर आधारित है ये। अब हम किसकी बात करेंगे, द ईव ऑफ सेंट एग्नीज जो कि 1820 में आई है, इज अ पोएम कंपोज्ड इन 42 स्पेंसेरियन स्टेंजा। ये जो सेंट ऑफ एग्नीज है ये 1820 में आई है, ठीक है, 42 स्टेंजा है, और ये किस में लिखी गई, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर समझने वाला कि द ईव ऑफ सेंट एग्नीज जो है वो स्पेंसेरियन स्टेंजा में लिखी गई है। कौन से स्टेंजा में, स्पेंसेरियन स्टेंजा का यूज किया गया है, ठीक है। अब इतने पॉइंट को जरा डिटेल हम कर देते हैं, ठीक है। इसमें टोटल कितने, 42 स्पेंसेरियन स्टेंजा है। सेंट एग्नीज एक रोमन लड़की दिखाई जाती है जिन्हें 304 ईस्वी में संत घोषित किया गया था। किसको, सेंट एग्नीस, जो कि एक रोमन लड़की थी। उसकी पूर्व संध्या एक 20 जनवरी, ध्यान बनाए रखना, ठीक है, ईव ऑफ सेंट एग्नीस लिखा है तो 20 जनवरी, तथा पर्व 21 जनवरी को बनाया जाता है। उससे पहले की संध्या को बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे मान लो कोई भी त्योहार है और उस त्योहार को, उस फेस्टिवल को 21 जनवरी को मनाया जाना है, तो उसकी पूर्व संध्या कौन सी होगी, 20 जनवरी तो होगी। तो ईव का मतलब ईव ऑफ सेंट एग्नीस, अब समझ गए होंगे। इसमें क्या होता है, एक मैडलिन दिखाई जाती है, मैडलिन, और दूसरा दिखाया जाता है पोरफायरो, ठीक है, इनकी प्रेम कथा दिखाई जाती है, ठीक है। तो समझ में आया। इजाबेला द पोर्ट ऑफ बेसल में किसकी, लोरेंजो और इजाबेला की प्रेम कहानी दिखाई जाती है, ठीक है। और ईव ऑफ सेंट एग्नीज में मैडलिन और पोरफायरो की प्रेम कथा दिखाई जाती है। जो उसके परिवार का शत्रु था मैडलिन, यानी कि इनके जो परिवार थे दोनों वो एक दूसरे के शत्रु थे, एक ऐसे कह सकते हो। अब अगला हम चर्चा किसकी करेंगे, हिपेरियन की बात करेंगे। हिपेरियन ऑफ फ्रेगमेंट, और ये भी 1818 में आई है, ठीक है, ब्लैंक वर्स में इसको लिखा गया है, इपिक पोइम है। तो ये एक अधूरा महाकाव्य है, ये भी ध्यान बनाए रखना। हिपेरियन ऑफ फ्रेगमेंट क्या है, इनका अधूरा महाकाव्य है, एपिक है, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, और टाइटनो और ओलंपियन देवताओं के युद्ध पर ये पूरा आधारित है, ठीक है। टाइटनो और जो ओलंपियन होते हैं, इन देवताओं के युद्ध पर ये पूरी की पूरी हिपेरियन आधारित है। इसमें टाइटनो की हार के बाद उनकी निराशा का चित्रण किया गया है पूरी हिपेरियन में, जब आप पढ़ोगे खुद ही पता लग जाएगा। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, वो इंपॉर्टेंट बात यहां से है कि हिपेरियन बियर्स द इन्फ्लुएंस ऑफ मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड एग्जीक्यूशन, यानी कि इस पर मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जॉन कीट की हिपेरियन ऑफ फ्रेगमेंट पे किसका प्रभाव बहुत ज्यादा दिखाई देता है, तो तुरंत कह देना है जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट का प्रभाव जो है वो बहुत ज्यादा है। अब द फॉल ऑफ हिपेरियन अ ड्रीम, अगला हम चर्चा करेंगे। अगर हम दी फॉल ऑफ हिपेरियन अ ड्रीम जो कि 1819 में आई है, इसकी चर्चा करते हैं, तो ये भी एक अधूरा ब्लैंक वर्स में लिखा गया एपिक है, ठीक है। और मैंने क्या बताया, ये भी अनफिनिश्ड है, ठीक है। अभिजन कभी कभी अ ड्रीम, तो चाहे अ ड्रीम लिखा हुआ हो सकता है या अभिजन लिखा हुआ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हिपेरियन का संशोधित और विस्तारित रूप है। ऊपर हम लोगों ने ये हिपेरियन पढ़ा था, इसी का थोड़ा सा संशोधित और विस्तारित रूप कह सकते हो, द फॉल ऑफ हिपेरियन अ ड्रीम को, ठीक है। अब हम इसके डिटेल आपको अगर देखना है तो यहां से पढ़ करके देखिए, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं जो इंपॉर्टेंट है। इसकी कथा पर वर्जिल की अनीड और मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट और दांते की डिवाइन कॉमेडी का गहरा प्रभाव है। यानी कि अगर हम बात करें तो फ्रैगमेंट epic poem Hyperion, the plot and structure, the fall of Hyperion has been greatly influenced by three previous epic work। अब यहां से वो तीन epic वर्क कौन से होते हैं, वर्जिल की अनीड, ठीक है, मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट और दांते की डिवाइन कॉमेडी। फॉल ऑफ हिपेरियन पे ये तीनों का प्रभाव बहुत ज्यादा है। अगला ला बिल्डिंग सन्स मर्सी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यारी सी कविता है। ये भी क्या है, एक बैलड है। पहली चीज आपको ध्यान बनाए रखना है, एक लिटरेरी बैलड है, ठीक है, इंग्लिश बैलड कह सकते हो। टाइटल ऑफ द पोएम इज टेकन फ्रॉम 15th सेंचुरी पोएम एलन चार्टर, जो कि एक फ्रेंच पोइट थे। यानी कि इसका शीर्षक जो है वो फ्रांसीसी कवि जिनका नाम एलन चार्टियर, 15वीं शताब्दी की कविता से इसका लिया गया है। इसका अर्थ होता है दयाहीन सुंदर स्त्री, यानी कि अ लेडी विदाउट मर्सी, ला बिल्डिंग मर्सी। अगर अपने यहाँ होते
इंडिया में, तो हमारे यहाँ के पोइट जो हैं वो बड़े प्यारे प्यारे नाम रखते, बेवफा सनम, कातिल हसीना, ठीक है, इस तरीके के नाम रखते, धोखेबाज महिला, जाने क्या क्या। खैर, तो लाबेल्डियम संस्मेसी एक फ्रेंच में बोलते हैं, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलोगे तो अ लेडी विदाउट मर्सी, और भारतीय लैंग्वेज में बोलोगे तो बेवफा सनम। अगला, दी पोइम हैज शॉर्ट 12 स्टेंजा, यानी कि इसमें टोटल कितने 12 स्टेंजा की ये पूरी की पूरी बैलेड है, और प्रत्येक स्टेंजा में 4 लाइनें हैं, जिनकी राइम स्कीम की अगर हम बात करें तो ए बी और सी बी है, ठीक है। ओथो द ग्रेट की अगर हम बात कर लेते हैं, देखो ओथो द ग्रेट है, एक ट्रेजेडी है जो कि 5 एक्ट है टोटल, इसमें एक्ट पढ़िएगा इसको, 5 एक्ट है टोटल इसमें ओथो द ग्रेट में। कीट्स ने इसे अपने मित्र एक थे चार्ल्स आर्मिटेज ब्राउन के साथ मिलकर इसको लिखा था, कोलैबोरेशन में लिखा गया था, चार्ल्स आर्मिटेज ब्राउन, ठीक है। अगला पॉइंट आपको समझने लायक क्या है, यह है किंग स्टीफन अ फ्रैगमेंट इज अ ट्रेजेडी 1819। ये किट्स का एक अधूरा नाटक है, ठीक है, अबंडेंट का मतलब होता है अधूरा, छोड़ दिया था, पूरा नहीं लिख पाए थे, शॉर्ट 4 सीन इन लेंथ, और इसमें मात्र केवल 4 सीन ही दिखाए गए हैं, ठीक है, 4 दृश्य हैं। अब लास्ट में हम किसकी बात करेंगे, ब्राइट स्टार की बात करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका लास्ट सोनेट है। ब्राइट अगर हम ब्राइट स्टार की बात करें तो किड्स का लास्ट एवर पोइम यानी कि लास्ट सोनेट है इनका, एसोसिएटेड विद द ब्राइट स्टार फैनी ब्राउन। हमने क्या बताया, इनसे रिलेटेड, फैनी ब्राउन से रिलेटेड इन्होंने बहुत सारा लिखा था बेचारों ने, और 24-25 साल की उम्र में एक पोइट लिख भी क्या सकता है प्यार का सताया हुआ, ठीक है। तो उन्होंने सब ज्यादातर वर्क्स में इनकी प्रेमिका झलकती हैं, ला बेल्डिमसंस मर्सी, यानी कि दर्द बहुत झलकता है। अच्छा, जॉन किट का जीवन शुरुआत से लेकर अंत तक दर्द भरा रहा भी, ठीक है, शुरुआत से, पहले शुरुआत में पिताजी की मृत्यु हो जाती, फिर माता जी की, फिर भाई की, तो बड़ा कष्टमय जीवन व्यतीत होता है इनका। तो ब्राइट स्टार किड्स की अंतिम कविता मानी जाती है, नोट पॉइंट करना है आपको। ये उनकी प्रेमिका फैनी ब्राउन से प्रेरित एक प्रेम सोनेट है, ठीक है, लव सोनेट है, इतना ध्यान रखना। इसमें कवि की इच्छा है कि एक ध्रुव तारा होता है पोलर स्टार की तरह सदा अटल और स्थिर बना रहता, ऐसा वो तुलना करते हैं, ठीक है। ये पूरी कविता एक ही वाक्य के रूप में लिखी गई है, इसमें शेक्सपियरियन सोनेट की तुकबंदी कह सकते हो, शेक्सपियरियन सोनेट में इस कविता को लिखा गया है। और इसकी राइम स्कीम क्या है, इसकी राइम स्कीम है ए बी, शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम तुम्हें पता ही होगी, ए बी सी डी ई एफ डबल जी, ठीक है। तो ये था इनका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमने क्या बताया, पहले बायोग्राफी से रिलेटेड सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी, और लास्ट में हमके जिनके भी जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्क लगे हमें बायोग्राफी के साथ साथ हमको डिस्कस करना चाहिए, वो हमने भी थोड़े से डिस्कस कर दिए। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, नहीं तो तुम लोग बोर होने लगोगे, एक वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है जी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं।